हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकल प्रोफेशनल्स। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन और वी कैन से हाई ब्लड प्रेशर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन जो है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में एब्रीविएशन में HTN या फिर HT से भी डिनोट करते हैं, या फिर अगर हम हाई ब्लड प्रेशर लिख रहे हैं तो HBP से भी इसको हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो हाइपरटेंशन है इज अ लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन in which the blood pressure in the arteries is persistently elevated. हाइपरटेंशन एक लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन है, मतलब क्रोनिक एक लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन है, जो कि अगर आप सपोज यंग एज में हो और यंग एज में आपको हाइपरटेंशन हो जाता है और आपने इसका सही से ट्रीटमेंट नहीं लिया है, सही से आपने दवाइयाँ नहीं ली है, तो क्या होता है बुढ़ापे तक भी ये आपका ठीक नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं क्रोनिक कंडीशन। ठीक है, लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन जिसमें आपका क्या होता है ब्लड प्रेशर, जो आर्टरीज के अंदर का ब्लड प्रेशर होता है वो परसिस्टेंटली यानी कि कंटिन्यूसली एलिवेटेड यानी कि बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि बंजर ज़मीन पर क्या होता है नदी बहती है, तो नदी के बहने का भी एक फ्लो होता है, एक स्पीड होती है, एक प्रेशर होता है जिससे नदी का पानी बहता है एक जगह पे, है ना। सेम उसी तरीके से आपका ब्लड होता है आपकी आर्टरीज और वेन्स के अंदर, और वो भी क्या होता है एक प्रेशर के साथ फ्लो होता है। ठीक है, तो हाइपरटेंशन की जब स्टेट आती है तो हाइपरटेंशन में कैसे वो ब्लड फ्लो होगा, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से। ठीक है, अब आता है आपका द SBP विल बी मोर देन और इक्वल ऑफ 140 mmHg एंड DBP विल बी मोर देन और इक्वल ऑफ 90 mmHg। यहाँ पे जो SBP और DBP ये क्या बताया गया है हाइपरटेंशन में, BP में दो मेन चीज़ें हैं, एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल कितना होता है 120 mmHg होता है, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल होता है 80 mmHg। तो जो नॉर्मल रेंज होती है ब्लड प्रेशर की वो होती है 120/80 mmHg, इतना हम नॉर्मल मान के चलते हैं। और हाइपरटेंसिव स्टेट में कब बोलेंगे, जब आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होगा इक्वल टू 140 या फिर 140 के बराबर या फिर 140 से ज़्यादा होगा, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा आपका कितना होगा 90 के बराबर या फिर 90 से ज़्यादा होगा, तब हम बोलेंगे कि आपका पेशेंट किस स्टेट में है हाइपरटेंसिव स्टेट में। पहले हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ हाइपरटेंशन, अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है, कैसे कैसे ये SBP और DBP मैंने आपको पहले बताया, ये आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोलिक यानी कि रिलैक्सेशन। ठीक है, प्री हाइपरटेंशन मतलब अभी हाइपरटेंशन हुआ नहीं है, इसको हम नॉर्मल स्टेट भी बोल सकते हैं। जो प्री हाइपरटेंशन इसको हम नॉर्मल स्टेट भी बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि हाइपरटेंशन होने से जस्ट पहले का स्टेट। ठीक है, इसमें आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो कि 120 नॉर्मल हुआ करता था, ये होगा कितनी रेंज में 120 to 139 mmHg, इसी के बीच में होगा, इसी रेंज के बीच में होगा आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन प्री हाइपरटेंसिव स्टेट। दूसरा आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा आपका वो कितना होगा प्री हाइपरटेंसिव स्टेट में, वैसे नॉर्मल कितना होता है 80 होता है, और प्री हाइपरटेंसिव स्टेट में होगा 80 to 89 mmHg, इस रेंज के बीच में होगा आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इसमें प्री हाइपरटेंसिव स्टेट में। दूसरा आता है आपका हाइपरटेंशन स्टेज 1, यानी कि इस स्टेज में आपको हाइपरटेंशन हो चुका है। ठीक है, ये आपका हाइपरटेंशन का स्टेज 1 है। ठीक है, इसमें आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होगा 140 to 159 mmHg, इसमें आपको हाइपरटेंशन हो चुका है, आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की रेंज कितनी होगी इसमें 140 to 159 mmHg, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की कितनी होगी 90 to 99 mmHg। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सारे रेंज, तो आप लर्न करिएगा, इनको याद करिएगा और अलग से एक डायरी बना के इन्हें लिख लीजिएगा वहाँ पे। फिर तीसरी स्टेज जो आती है वो आती है हाइपरटेंशन स्टेज 2। तो हाइपरटेंशन स्टेज 1 को जब आप ट्रीट नहीं करोगे, टाइम पे दवाइयाँ नहीं खाओगे, ठीक है, तो हाइपरटेंशन तो है ही एक क्रोनिक कंडीशन, लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन है, तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा हाइपरटेंशन स्टेज 1 से ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका हाइपरटेंशन स्टेज 2 तक। ठीक है, तो हाइपरटेंशन स्टेज 2 में आपका सिस्टोलिक कितना होगा और बढ़ जाएगा, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों ब्लड प्रेशर आपके दोनों और बढ़ जाएंगे। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा आपका 160 से इक्वल 160 के बराबर या फिर 160 से ज़्यादा mmHg को लगाना मत भूलिएगा ब्लड प्रेशर के टाइम पे, क्योंकि ये इसकी यूनिट होती है जिसमें ये मेजर किया जाता है। ठीक है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 100 के बराबर या 100 से ज़्यादा mmHg, जबकि नॉर्मल कितना होता है 120/80 mmHg। देखिए कितना ज़्यादा है ना।
इसलिए इसको हाइपरटेंशन स्टेज 2 कहा गया है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड HTN यानी कि हाइपरटेंशन, ठीक है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, अब आपको पता है जैसे कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उस टाइम उनकी बॉडी में क्या होता है, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ठीक है, बिकॉज द लाइफ इज एग्जिस्टिंग इन साइड दैट वुमेन, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो हार्मोनल चेंजेस के कारण क्या हो जाता है, हाइपरटेंशन भी हो जाता है, ठीक है। और एंजाइम्स भी बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन मतलब प्रेगनेंसी ड्यू टू हाइपरटेंशन, ठीक है। तो आपका आता है इटियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन। इटियोलॉजी यानी कि कॉज, क्या रीज़न होता है, क्या कॉज होता है हाइपरटेंशन होने का। तो सबसे होता है, पहले आता है प्राइमरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी मतलब एट द वेरी फर्स्ट प्लेस, पहली जगह पे। इट इज़ द एलिवेशन इन बीपी विदाउट एन आइडेंटिफाइड कॉज। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन में क्या होता है, आपको कॉज पता नहीं होता है। और जब आपको कॉज पता नहीं होता है तो इस टर्म को हम यूज़ करते हैं, एक टर्म होता है यहाँ पे, उसको हम यूज़ करते हैं इडियोपैथिक, मतलब हमें पता नहीं है उसका कॉज कि क्यों ये बीपी बढ़ रहा है, ठीक है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में क्या होता है, इट इज़ द एलिवेशन इन बीपी विद एन एग्जैक्ट कॉज, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंडरी हाइपरटेंशन में ये दूसरी जगह पे आता है, ठीक है। तो इसमें हमें कॉज पता होता है, ठीक है, हमें एग्जैक्ट कॉज पता होता है कि किस वजह से क्या हो रहा है, बीपी बढ़ रहा है। किडनी फेल हो गई तो बीपी बढ़ गया, ठीक है, ऐसे मतलब एक पर्टिकुलर कॉज के कारण बीपी बढ़ता है। तो ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन में कॉज पता चल जाता है, पर प्राइमरी हाइपरटेंशन में कॉज नहीं पता चलता, वो इडियोपैथिक होता है, ठीक है। जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है, दिस टाइप इज अकाउंट फॉर 5 to 10 ऑफ टोटल% ऑफ टोटल केसेस। जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है ये 5 से 10% केसेस में होता है, ठीक है। द कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन इंक्लूड्स कॉन्जेनाइटल नैरोइंग ऑफ एओर्टा। मतलब जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन के क्या क्या कॉजेज होते हैं, कॉन्जेनाइटल नैरोइंग ऑफ एओर्टा, मतलब एओर्टा क्या होती है आपकी, पतली हो जाती है, बर्थ से ही पतली होती है, ठीक है। फिर कोई भी रीनल डिजीज, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी किडनी की डिजीज हुई, जैसे किडनी फेलियर हो गया, ठीक है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, ये कुछ भी होगा, इन्फ्लेमेशन हो गई किडनी में, या इन्फेक्शन हो गया, या फिर कोई भी डिजीज हो गई, किडनी फेल हो गई, काम नहीं कर पा रही है, तो सारा किस पे जाएगा, हाई बीपी पे, ठीक है। क्योंकि हमारे ऑर्गन्स क्या होते हैं, अंदर ही अंदर एक दूसरे से कनेक्टेड होता है फॉर ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। इसलिए रीनल डिजीजेस भी कोई सी भी हो, वो भी हाई ब्लड प्रेशर को लीड करेगी। फिर आता है एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स लाइक कुशिंग सिंड्रोम। जैसे कुशिंग सिंड्रोम है, उसमें भी क्या होता है आपका, ये एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, ठीक है। कुशिंग सिंड्रोम की वजह से भी क्या हो सकता है, हाई बीपी हो सकता है। को पता नहीं है कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है, तो कुशिंग सिंड्रोम वो कंडीशन होती है जिसमें आपकी किडनी के ऊपर देखे होंगे आपने, ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं जिनको आप एड्रेनल ग्लैंड बोलते हैं। वहाँ से आपका एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल, वैसे हार्मोन्स तो काफ़ी सिक्रीट होते हैं बट उनमें से एक होता है कॉर्टिसोल। तो जब आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, तो उससे हमारी बॉडी में क्या कॉज होता है, कुशिन सिंड्रोम, ठीक है। और कॉर्टिसोल को हम एक और चीज़ बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पेशेंट है इनको कुशिन सिंड्रोम हो रखा है, ठीक है। तो कुशिन सिंड्रोम के क्या क्या वो होते हैं, इफेक्ट होते हैं आपकी बॉडी पे। तो ऑब्वियसली कॉर्टिसोल आपकी बॉडी में ज़्यादा हो गया तो स्ट्रेस हार्मोन है और हर किसी की बॉडी में अपने अपनी तरीके से रिएक्ट करेगा। कुशिन सिंड्रोम में क्या होता है कि बॉडी में क्या होता है, मोस्टली वेट गेन हो जाता है स्ट्रेस की वजह से, ठीक है। आपके स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं और आपके क्या हो जाता है, ब्रूजिंग हो जाती है स्किन में, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, और बहुत पतले पतले आपके हाथ और पैर हो जाते हैं। बाकी एक्स्ट्रा फेस में क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा हेयर आ जाता है, और बॉडी में भी एक्स्ट्रा हेयर आ जाते हैं, राउंड मून फेस हो जाता है, लाल लाल गाल हो जाते हैं, बाल पतले हो जाते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे बफेलो सा हम्प आ जाता है आपके पीछे स्पाइन में, ठीक है। तो ये सब आपके सिम्टम्स हो गए हैं कुशिन सिंड्रोम में। ये पेशेंट होगा जो कुशिन सिंड्रोम का, कभी आप हॉस्पिटल विजिट करेंगे तो वहाँ पे ही प्रेजेंट होगा ये सारे सिम्टम्स उस पेशेंट के अंदर। जैसे आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे ब्रेन ट्यूमर, हेड इंजरी, इनकी वजह से भी क्या हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट क्या हो सकता है, हाइपरटेंसिव स्टेट में जा सकता है। फिर आता है आपका स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया मतलब सोते सोते जो आपकी सांस बंद हो जाती है, ठीक है। ये इसका रीज़न ओबेसिटी भी हो सकता है, कोई और डिजीज़ कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है। तो स्लीप एपनिया में क्या होता है, सिजेशन, एपनिया क्या होता है, सिजेशन ऑफ ब्रीथ, मतलब सांस आना बिल्कुल बंद हो जाती है। तो सोते सोते जब आपको सांस आना बंद हो जाती है तो ये भी एक रीज़न होता है आपके हाई ब्लड प्रेशर का, ठीक है। फिर आते हैं मेडिकेशंस लाइक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, NSAID, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है इसकी फुल फॉर्म, एंड कोकेन। जो ये ड्रग्स वगैरह होती है, मेडिकेशंस, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह होती है, ये भी क्या होती है, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होती है आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में। फिर आता है सिरोसिस ऑफ लिवर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी लिवर की डिजीज कंडीशंस में कवर होता है, लिवर सिरोसिस। तो बेसिकली लिवर सिरोसिस क्या होता है, जब आपके क्या हो जाता है, लिवर का क्या हो जाता है, लिवर फेलियर हो जाता है, जब बहुत लिवर को इंजरी हो जाती है, जब लिवर में डाइजेशन नहीं हो पाता प्रॉपर हमारा, तो क्या होता है, लिवर पे प्रेशर पड़ता है,
ठीक है। तो लिवर को क्या हो जाता है, स्कारिंग हो जाती है या फिर लिवर फेलियर भी हो सकता है। लिवर अपना काम सही से नहीं कर पाता है तो लिवर सिरोसिस हो जाता है। ठीक है, मेनली सिरोसिस स्कारिंग को इंडिकेट करिए, मतलब इंजरी हो चुकी है आपके लिवर को। फिर आते हैं आपके रिस्क फैक्टर, यानी कि जो हाइपरटेंशन है वो किस किस को होने के रिस्क है, किस किस को होने के चांसेस हैं। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर आता है आपका एज। ठीक है, तो चांस ऑफ CAD आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज, तो जो जिनको CAD यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है, ये आपकी एक हार्ट डिजीज है। ठीक है, अगर आपको ये है 50 साल के बाद तो आपको पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपको हाइपरटेंशन होगा। दूसरा आपके हैबिट्स, यानी कि अल्कोहल, स्मोकिंग और डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि शुगर और BP साथ में हो रहा है। ठीक है, ये क्योंकि आपका कॉर्टिसोल मेंटेन्ड नहीं है, कुशन सिंड्रोम भी हो रहा है। ठीक है, फिर आपका डायबिटीज़ भी आपको, फिर आप ऊपर से अल्कोहल या स्मोक करोगे तो ऑब्वियसली आपका स्ट्रेस हार्मोन ट्रिगर होगा। ठीक है, स्ट्रेस की वजह से फिर क्या होगा, हाइपरटेंशन भी होगा। फिर दूसरा एक्सेसिव डाइटरी इंटेक ऑफ सोडियम, सोडियम बहुत ज़्यादा नमक की चीज़ें खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोडियम इंटेक कर रहे हैं हर चीज़ में। ठीक है, तो क्या होगा, आपका हाई ब्लड प्रेशर होगा। जेंडर, मेल फीमेल, जो फीमेल होती है उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो उनका लो ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं ऑल द टाइम, ड्यू टू और डिजीज कंडीशंस की वजह से, जो हमने पढ़ा सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ठीक है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन का रीज़न क्या होता है कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन किस रीज़न की वजह से होता है, कोई और डिजीज कंडीशन की वजह से, उसका कॉज हमें पता होता है, पर प्राइमरी का कॉज हमें नहीं पता होता। तो जेंडर में क्या होता है कि जो मेल होते हैं उनको क्या होता है, मोस्टली हम जानते हैं कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, हाई BP होता है। और फीमेल का होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो भी फीमेल में होती है, इसलिए उनको क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर होता है। फिर आता है फैमिली हिस्ट्री, अगर आपकी फैमिली में किसी को पहले हाइपरटेंशन है तो चांसेस है कि आपको भी हाइपरटेंशन हो सकते हैं। ठीक है, फिर आता है ओबिसिटी, ज़्यादा अगर आप ओबीज हैं, फैटी हैं, ठीक है, आपकी बॉडी में फैट ज़्यादा है, ज़्यादा हेल्दी हो आप, आपका BMI बॉडी मास इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, तो आपको अपनी डाइट पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और क्या, इसकी वजह से आपको बहुत सारी डिजीज़ भी हो सकती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा फैट्स कंज्यूम करते हैं या बहुत ज़्यादा आप हेल्दी हैं तो आपको और डिजीज़ कंडीशन भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरटेंशन। फिर आता है आपका सीडेंट्री लाइफस्टाइल, पहले तो आप अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी है। एक्टिविटीज़ इंक्लूड करिए अपनी लाइफस्टाइल में, हेल्दी वर्कआउट इंक्लूड करिए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हिलना डुलना बहुत ज़रूरी है। आजकल लोग मोस्टली मैंने देखा है आलसी होते हैं, बट वी नीड टू अवॉइड दिस। ठीक है, एज अ मेडिकल स्टूडेंट हमें क्या करना है, एक्सरसाइज करना है और योगा करना है डेली, ताकि हमें क्या रहे, डिजीज़ कंडीशन से दूर रहें। और फिर आता है आपका स्ट्रेस, मैंने कहा था आपको स्ट्रेस हार्मोन, जो आपका कॉर्टिसोल है, स्ट्रेस आप लेते हैं, आपका स्ट्रेस हार्मोन ट्रिगर होता है, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल आपका ट्रिगर होगा, फिर क्या होता है, बॉडी में चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से और भी बीमारी, जैसे डायबिटीज़ और आपका मेनली डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, दो बीमारियां जो स्ट्रेस की वजह से सबसे पहले ट्रिगर होती है, फिर इनकी वजह से और डिजीज़ कंडीशन हमारी बॉडी में पैदा होती हैं। हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी यानी कि किन किन फैक्टर्स से और किस किस तरीके से, क्या पूरा स्टेप्स वाइज कैसे आपका हाइपरटेंशन कॉज होता है। ठीक है, द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज मेंटेन बाय 4 मैकेनिज्म, आपकी जो 4 मैकेनिज्म है उनके थ्रू आपकी बॉडी में क्या होता है, एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो कि 120/18 mmHg की रेंज में होता है, ठीक है, वो मेंटेन होता है। ये जो 4 सिस्टम है वो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटीज़, जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसकी एक्टिविटीज़ के कारण आपका जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रहता है। एक्टिविटीज़ ऑफ वैस्कुलर एंडोथेलियम, एक्टिविटीज़ ऑफ रीनल सिस्टम एंड एक्टिविटीज़ ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स हैं जिनकी वजह से आपकी बॉडी में आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। चलो एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटीज़ के बारे में। तो जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसको बोलते हैं हम फाइट और फ्लाइट नर्वस सिस्टम। इसमें मेनली जो सारी चीज़ें आपकी वो इंक्रीज़ होती हैं, जैसे कि हार्ट रेट इंक्रीज़ हो गया। इसमें सपोज एग्जांपल देते हैं, जैसे एकदम से आपके सामने कोई सांप या फिर जैसे कोई टाइगर आ गया तो आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है, तो ऐसा बोला जाता है तब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। व्हेन द BP इज डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन ऑफ SNS विल अकर, SNS यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विल अकर। द इंक्रीज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी इंक्रीजेज द हार्ट रेट एंड कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे बोला गया है कि जब आपका BP जो होता है वो डिक्रीज होता जाता है, तो जब डिक्रीज होता है, नॉर्मल से कम होता जाता है और बॉडी को रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो एक्टिवेट होता है। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होने से क्या होगा, आपका जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज होगा और आपका जो कार्डियक कॉन्ट्रैक्शंस है, ठीक है, सिस्टोल्स, जो आपका हार्ट में सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, द इंक्रीज्ड the heart rate and cardiac contraction produce vasoconstriction in the peripheral arterioles and promotes the release of renin from kidney। अब यहाँ पे क्या होता है
जैसे ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेट हुआ तो उसने आपकी हार्ट रेट और कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाया। अब जब आपका हार्ट रेट और कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तब क्या हो जाता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन, या कि आपकी वेसल्स जो होंगी वो क्या होती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, ठीक है, सिकुड़ जाती हैं आपकी पेरिफेरल एट्रियोल्स में, ठीक है। और ये क्या करता है, इसकी वजह से जब आपके वैसो कंस्ट्रिक्शन दोगे, आपके वेसल्स जो आपकी आर्टरीज, वेन्स, ये कैपिलरीज जो होंगी आपकी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, तब आपका किडनी से क्या रिलीज होगा, आपका रेनिन एंजाइम रिलीज होगा, ठीक है। The net effect of sympathetic nervous system activation is to increase the atrial blood pressure by increasing cardiac output and systemic vascular resistance। जो आपका इफेक्ट पड़ेगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन, मतलब बेसिकली काम क्या है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन का, इसका आर्टीरियल ब्लड को इंक्रीज करना है। कैसे होगा वो इंक्रीज, जब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा। कैसे होगा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज, जब आपका कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, और सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस होगा। अब हम बात करते हैं एक्टिविटीज़ ऑफ वैस्कुलर एंडोथेलियम, यानी कि जो वैस्कुलर एंडोथेलियम है वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है हाइपरटेंशन की तरफ। तो वैस्कुलर एंडोथेलियम क्या होता है, आप जानते हैं कि एंडोथेलियम है ना, एंडोथेलियम एक लेयर का नाम है, और यहाँ पे जो वैस्कुलर एंडोथेलियम है वो एक सिंगल सेल की लेयर है जो कि ब्लड वेसल के आसपास ब्लड वेसल को सराउंड करती है, ठीक है। It will produce vasoactive substances and growth factor like nitric acid and endothelin। तो ये जो आपकी वैस्कुलर एंडोथेलियम लेयर होती है जो ब्लड वेसल को लाइन करती है, वो क्या प्रोड्यूस करती है, आपके वैसोएक्टिव सब्सटेंसेस, मतलब वैसो कंस्ट्रिक्शन वाले सब्सटेंसेस, और ग्रोथ फैक्टर्स जो जैसे कि नाइट्रिक एसिड और एंडोथेलिन, ठीक है। These substances are potent vasoconstrictors and causes increased ब्लड प्रेशर लेवल। जो ये सब्सटेंसेस होते हैं वैसो एक्टिव सब्सटेंसेस और ग्रोथ फैक्टर, ये क्या कॉज करते हैं, आपकी ब्लड वेसल में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करते हैं, मतलब ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट यानी कि सिकुड़ने का काम करते हैं, और इस वजह से क्या होता है, आपका जो ब्लड प्रेशर का लेवल होता है वो इंक्रीज होता है और आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। अब हम बात करते हैं एक्टिविटीज़ ऑफ वैस्कुलर एंडोथेलियम, यानी कि जो वैस्कुलर एंडोथेलियम है वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है हाइपरटेंशन की तरफ। तो वैस्कुलर एंडोथेलियम क्या होता है, आप जानते हैं कि एंडोथेलियम है ना, एंडोथेलियम एक लेयर का नाम है, और यहाँ पे जो वैस्कुलर एंडोथेलियम है वो एक सिंगल सेल की लेयर है जो कि ब्लड वेसल के आसपास ब्लड वेसल को सराउंड करती है, ठीक है। इट विल प्रोड्यूस वैसोएक्टिव सब्सटेंसेस एंड ग्रोथ फैक्टर लाइक नाइट्रिक एसिड एंड एंडोथेलिन। तो ये जो आपकी वैस्कुलर एंडोथेलियम लेयर होती है जो ब्लड वेसल को लाइन करती है, वो क्या प्रोड्यूस करती है, आपके वैसोएक्टिव सब्सटेंसेस, मतलब वैसो कंस्ट्रिक्शन वाले सब्सटेंसेस, और ग्रोथ फैक्टर्स जो जैसे कि नाइट्रिक एसिड और एंडोथेलिन, ठीक है। These substances are potent vasoconstrictors and causes increased ब्लड प्रेशर लेवल। जो ये सब्सटेंसेस होते हैं वैसो एक्टिव सब्सटेंसेस और ग्रोथ फैक्टर, ये क्या कॉज करते हैं, आपकी ब्लड वेसल में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करते हैं, मतलब ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट यानी कि सिकुड़ने का काम करते हैं, और इस वजह से क्या होता है, आपका जो ब्लड प्रेशर का लेवल होता है वो इंक्रीज होता है और आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। अब हम पढ़ते हैं एक्टिविटीज़ ऑफ रीनल सिस्टम, यानी कि जो हमारा रीनल सिस्टम है, हमारी किडनीज है, वो कैसे रेगुलेट करती है हमारे हाइपरटेंशन यानी कि हमारे ब्लड प्रेशर को कैसे मेंटेन करती है, ठीक है। तो इसमें आप सबसे पहले जो रेड कलर का फ्लो चार्ट है उसमें आप देख सकते हैं कि एंजियोटेंसिनोजन प्रेजेंट है। एंजियोटेंसिनोजन जो है वो कहाँ से रिलीज होता है, आपके लिवर से रिलीज होता है आपके ब्लड सर्कुलेशन में, ठीक है। और हर किसी चीज़ की आपकी बॉडी में रिलीज होने की कोई वजह होती है, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजन यहाँ पे रिलीज हो रहा है लिवर के थ्रू, क्यों हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आपका बीपी एकदम से लो हो गया हो, या फिर आपका जो बॉडी में सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन है वो वेराई कर रहा हो, ऊपर नीचे हो रहा हो, ठीक है। तो ये कॉज होगा एंजियोटेंसिनोजन के रिलीज होने का आप बाय योर लिवर, ठीक है। तो जैसे ही एंजियोटेंसिनोजन आपके लिवर के थ्रू रिलीज होता है, वैसे एक एंजाइम होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रेनिन, वो भी क्या होता है, सिक्रीट होता है आपकी बॉडी में, आपके ब्लड सर्कुलेशन में, जो कि क्या करता है, आपके एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में, जो कि आपकी होती है इनएक्टिव स्टेट। ये वर्किंग स्टेट नहीं होती, ये होती है इनएक्टिव स्टेट, ठीक है। उसके बाद आपका जो फिर आपका रिलीज होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसको आप एस बोलते हैं, ठीक है, ACE, जो आपका एंजियोटेंसिन 1 जो कि इनएक्टिव फॉर्म है उसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 जो कि आपका एक्टिव फॉर्म होता है, ठीक है। और ये जो आपका एस होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये आपका मेनली फाउंड होता है आपके पल्मोनरी सर्कुलेशन में, ठीक है। और आपका जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है, यहाँ पे आपको एक ग्रीन कलर का फ्लो चार्ट दिख रहा होगा, ये क्या करता है, आपको डिग्रेड करता है आपके ब्रेडिकाइनिन को, ठीक है। आपके ब्रेडिकाइनिन को इसने डिग्रेड किया और ये ब्रेडिकाइनिन रिसेप्टर में कन्वर्ट हो गया, जिससे कि आपके नाइट्रिक ऑक्साइड के स्टिमुलेशन की वजह से वैसोडाइलेशन हुआ, ठीक है। अब वैसोडाइलेशन हुआ तो फिर हम दोबारा से रेड वाले फ्लो चार्ट में आ जाते हैं जिसमें हम एंजियोटेंसिन 2 पे थे, ठीक है। अब एंजियोटेंसिन 2 आपका बन गया है, तो एंजियोटेंसिन 2 अब क्या करेगा, वो
AT1 मतलब एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर, जो कि आपके वैस्कुलर एंडोथीलियम यानी कि जो आपकी ब्लड वेसल्स है उसके आउटर लेयर में प्रेजेंट रहता है, उसके साथ आपका एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, बाइंड करता है। ठीक है, अब ये बाइंड करेगा, फिर एंजियोटेंसिन 1 के बाइंड होने से क्या होगा, आपका एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन एक हार्मोन है, वो आपका रिलीज होगा। एल्डोस्टेरॉन जैसे ही रिलीज होगा आपकी बॉडी में क्या होने लगेगा, सोडियम रिटेंशन होने लगेगा, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं है, एग्जाम में आएगा तो आप नॉर्मल एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं, इट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इफ यू अंडरस्टैंड इट इन अ करेक्ट वे। तो आप ये बना सकते हैं और इस तरीके से आपकी जो किडनीज है, आपका जो रीनल सिस्टम है, वो आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। जो मैंने आपको पिछला एक्सप्लेन किया है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, वो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर ही इंक्लूड हो जाता है। तो मैंने आपको ये सब जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो इससे पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आई विल रीड इट आउट फॉर यू। When the angiotensin second is stimulated in the adrenal cortex, it will secrete aldosterone। ये मैंने आपको पहले बताया था कि angiotensin second जब स्टिमुलेट करता है एड्रेनल कॉर्टेक्स में तो सिक्रीट होगा क्या, आपका एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, अब एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, किडनीज में सोडियम रिटेंशन करता है, वाटर रिटेंशन करता है, जिसके कारण क्या बढ़ता है, आपका बीपी बढ़ता है और कार्डियक आउटपुट भी बढ़ता है। एज सिंपल एज दैट। अब हम पढ़ते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हाइपरटेंशन। क्लिनिकल फीचर्स यानी कि साइंस और सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिल सकते हैं एक हाइपरटेंसिव पेशेंट के अंदर। ठीक है, समटाइम्स द हाई ब्लड प्रेशर डू नॉट कॉज एनी सिम्टम्स सो दैट इट इज नोन एज साइलेंट किलर डिजीज। कई बार क्या होता है कि हाई ब्लड प्रेशर में सीधे अटैक आ जाता है और साइन और सिम्टम कोई भी शो नहीं होते, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं साइलेंट किलर डिजीज। ठीक है, इन सम पेशेंट द सिम्टम्स विल बी डेवलप, और कुछ पेशेंट में सिम्टम दिखते हैं और वो सिम्टम्स है सीवियर हेडेक यानी कि बहुत ज़्यादा सर दर्द होना, ब्लड विजन धुंधला दिखाई देना, डिजीनेस चक्कर आना, नॉजिया वॉमिटिंग से फीलिंग होना, वॉमिटिंग होना, फैटीग यानी कि थकावट महसूस होना, कन्फ्यूजन एपिस्टैक्सिस यानी कि नोज ब्लीड होना, चेस्ट पेन होना, आपके छाती में दर्द होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी डिज्निया, सांस नहीं आ रही है आपको। ठीक है, इरेगुलर हार्ट बीट यानी कि एरिथमिया होना, पैपिलेडिमा, पैपिलेडिमा यानी कि आपकी आंखों में जो ऑप्टिक नर्व है जिससे आप देख पा रहे हो उसमें क्या हो जाना, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन हो जाना। अब आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक फाइंडिंग कि हमें कैसे पता चलेगा कि पर्सन को क्या है, हाइपरटेंशन है। ठीक है, फर्स्ट इज हमेशा आप कहीं का भी किसी भी डिजीज का डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन लिखोगे, फर्स्ट स्टेप जो आता है वो यही होता है, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। बिकॉज क्या होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन से हमें साइंस और सिम्टम्स क्लियर हो सकते हैं, पर हिस्ट्री कलेक्शन में क्या होता है कि कई सारी जो डिजीज कंडीशंस है वो जेनेटिक होती है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ये दोनों क्या आपका जेनेटिक है। आपके दादा परदादा मम्मी पापा किसी को भी होगा तो आपको बहुत हाई चांसेस है, रिस्क फैक्टर्स में आपने देखा होगा, पढ़ा था हमने पीछे, कि ये इंक्लूड हो सकता है। ठीक है, अ मेडिकल हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस अगर आपको है चांस तो फिर आपको चांस है कि आपको हाइपरटेंशन भी हो सकता है। कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी आप कराएंगे, ब्लड टेस्ट, जिससे आपको बहुत सारे रिजल्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चेस्ट एक्सरे कराएंगे, कहीं हार्ट का साइज़ बड़ा तो नहीं है, छोटा तो नहीं है, ये एडिमा तो नहीं है हार्ट की मसल्स में, स्कारिंग तो नहीं है हार्ट की मसल्स में। ठीक है, फिर आएगा आपका ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये आपकी हार्ट की रिदम्स को, हार्ट बीट को मॉनिटर करने के लिए होता है कि रेगुलर है इरेगुलर है, कोई हार्ट कंडीशन तो नहीं है, इससे पता चल जाता है आपको। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। सपोज एक पेशेंट को अगर हाइपरटेंशन हो जाता है तो उससे हमें क्या क्या ट्रीटमेंट देना है, कैसे कैसे वो ट्रीट हो सकता है हाइपरटेंशन, वो सब यहाँ पे हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट में। पहला है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले आजकल की लाइफस्टाइल क्या है, स्मोकिंग, अल्कोहल ड्रिंकिंग और जंक फूड बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं लोग, तो पहले हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे। सब बीमारियों का सबसे पहला इलाज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। दूसरा है फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, कुछ ड्रग्स, कुछ दवाइयाँ हम देंगे पेशेंट को। ठीक है, जो उसको पेशेंट को हेल्प करेगा हाइपरटेंशन को ट्रीट होने में। सबसे पहले हम आते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे, मतलब हमारी डेली की क्या हम हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, जिससे कि क्या हो, आपका हाइपरटेंशन कंट्रोल में हो जाए। तो ठीक है, सबसे पहला है वेट रिडक्शन। आपका सपोज जो ओबेसिटी वाले लोग होते हैं जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, उन्हें क्या करना चाहिए, अपना वेट रिड्यूस करना चाहिए। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका डैश डाइट, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ये स्पेशली डिज़ाइंड होती है ये डाइट उन लोगों के लिए जिनको क्या होता है, हाइपरटेंशन। ठीक है, फिर आता है डाइटरी सोडियम रिडक्शन, सोडियम नमक का यूज़ कम करना अपने खाने में। ठीक है, देन रिड्यूस एल्कोहल कम करना या फिर कंज्यूम करना ही मत। फिर आता है आपका डेली एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट है टू बी हेल्दी, ये सबको पता है। दूसरा, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस होता है सेकंड रीज़न। पहला आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में जो स्ट्रेस मैनेजमेंट आता है, जो स्ट्रेस होता है आपका मेन रीज़न है आजकल कोई भी बीमारी होने का, आपका स्ट्रेस, तो स्ट्रेस को मैनेज करना है। अब हम आते हैं फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, जहाँ पे ड्रग्स का यूज़ होता है आपके बीपी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है,
वेरियस ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। बहुत सारी ड्रग्स आपकी यूज़ करी जाती है हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए। कलेक्टिवली दीज ड्रग्स आर कॉल्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। इन ड्रग्स को क्या बोलते हैं हम? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, जो इंक्लूड करता है आपके डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स यानी कि इट हेल्प्स द किडनीज टू इनहिबिट द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन द डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल असेंडिंग लिम्ब एंड लूप ऑफ हेनले। ये क्या करता है? आपके किडनी को क्या करता है? रोकता है सोडियम रीअब्जॉर्प्शन से, जो कि कहाँ होता है? आपका डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल असेंडिंग लिम्ब एंड लूप ऑफ हेनले। अगर आपने कभी किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो ये सब स्ट्रक्चर्स आपको वहाँ पे प्रेजेंट मिलेंगे, ठीक है। और डायूरेटिक्स के एग्जाम्पल है, सबसे मेन आपका होता है फ्यूरोसेमाइड, ठीक है। फ्यूरोसेमाइड और क्लोरोथाइजाइड, ये दोनों आपके एग्जाम्पल है डायूरेटिक्स के। दूसरा आता है आपका बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं? वो मेडिसिन होते हैं जो आपके हार्ट पे क्या होता है? वर्कलोड को कम करता है, ठीक है। और आपकी जो ब्लड वेसल्स है उस पर भी वर्कलोड को कम करता है, जिससे जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है उसका हार्ट क्या करेगा? थोड़ा नॉर्मल उस पे पेस पे बीट करेगा। जब हाइपरटेंसिव होता है पेशेंट तो किस पेस पे बीट करता है आपका हार्ट? बहुत फास्ट। लेकिन अगर आप बीटा ब्लॉकर्स दोगे हाइपरटेंशन के पेशेंट को तो उसका हार्ट कैसे करेगा? फास्ट नहीं, स्लो बीट करेगा पहले से और कम फोर्स के साथ करेगा। इसके एग्जाम्पल है आपके एटेनोलॉल और प्रोपेनोलॉल, ठीक है। ये आपके हो गए बीटा ब्लॉकर्स। फिर आते हैं आपके अल्फा ब्लॉकर्स, ठीक है। ये आपका ब्लड वेसल्स में क्या करवाते हैं? वैसो डायलेशन कराते हैं, जिस वजह से आपकी हार्ट रेट है वो स्लो डाउन हो जाती है। इसका एग्जाम्पल है प्रेजोसिन। फिर आते हैं आपके वैसोडाइलेटर्स। वैसोडाइलेटर्स वो मेडिसिन है जो आपकी आर्टरीज को क्या करती है? वेसल्स जो होती है आपकी आर्टरीज, वेन्स, इन सबको क्या करती है? डायलेट करती है, फैला देती है, ठीक है। और आर्टरी को पतली होने से रोकती है। जहाँ पे भी आपको कॉन्स्ट्रिक्ट दिखाई देगा ना, यानी कि सिकुड़ जाना ब्लड वेसल का, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर्स, वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब हाई बीपी, डायलेट यानी कि लो बीपी, ठीक है। फिर आता है आपका इसका एग्जाम्पल आ गया नाइट्रोग्लिसरीन, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ये सब वैसे ये दोनों क्या है? आपके वैसो डायलेटर्स हैं। फिर आता है आपका ACE इनहिबिटर्स, मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, ठीक है। ये ACE का काम क्या था? आपके जो आपका एंजियोटेंसिन कन्वर्टेड एंजाइम था वो क्या करता था? आपका कन्वर्जन करता था एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 पे। और ACE इनहिबिटर क्या करेगा? आपका एंजियोटेंसिन 1 को रोकेगा एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होने से, और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी प्रिवेंट करेगा, क्योंकि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा? आपका BP बढ़ेगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आपके कैटोप्रिल और रेमिप्रिल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। ये क्या करेगा? आपका ब्लॉक करेगा एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम को सेल्स में मूव करने से, जो कि आपका वैसोडाइलेशन कराएगा और बढ़ती हुई हार्ट रेट को कम करवाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आपका एम्लोडिपिन और वेरापमिल। इसके अलावा कुछ ऑल्टरनेटिव थेरेपीज दी जाती है हाइपरटेंशन के पेशेंट को ताकि उनका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे, जिसमें आता है आपका एक्यूपंक्चर, रिलैक्सेशन टेक्निक और डाइवर्जनल थेरेपीज, ठीक है। एक्यूपंक्चर में जो नेडल होता है वो आपके पीछे बैक में इंसर्ट किया जाता है, वो रिलैक्सेशन थेरेपी एक तरफ से। और डाइवर्जनल थेरेपी में म्यूजिक थेरेपी हम यूज़ कर सकते हैं, कुछ प्रोडक्टिव काम हम उन्हें करवा सकते हैं, ये सब कुछ हो सकता है। फिर लास्ट आता है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट, कि एज ए नर्स आप क्या क्या स्टेप्स लेंगे जो आपके हाइपरटेंशन के पेशेंट को ट्रीट करने में काम आएगा। सबसे पहले प्रॉपर हिस्ट्री कलेक्शन शुड बी डन विच इंक्लूड्स फैमिली हिस्ट्री, क्योंकि जेनेटिक हो सकता है हाइपरटेंशन, ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है। डाइटरी हैबिट शुड बी एक्सिस्ट, प्रॉपर डाइट का बैलेंस डाइट हमें कंज्यूम करना है, वरना डिजीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। आइडेंटिफाई द मेडिकल हिस्ट्री सच एज डायबिटीज़, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, रीनल डिजीज़ एटसेट्रा। कोई भी डिजीज़ हो वो क्या लीड कर सकती है? आपकी हाइपरटेंशन, क्योंकि इंटरनली जो हमारे ग्लैंड्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। डायबिटीज़ होगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होगा, कुछ भी होगा तो हाइपरटेंशन क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। फिर आता है इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म, जैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए बोला था कि आप अपने पेशेंट को बोल सकते हैं कि आप बिल्कुल अवॉइड करिए स्मोकिंग और अल्कोहल। ऑस्कल्टेट हार्ट रेट एंड पैल्पेट पेरिफेरल पल्सेस, जो आप हार्ट रेट है वो आप ऑस्कल्टेट कर सकते हैं या पैल्पेट कर सकते हैं पेरिफेरल पल्सेस को। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी हार्ट रेट नॉर्मल से अबव है तो यानी कि कुछ हाइपरटेंसिव स्टेट है, आपको कोई डिजीज़ कंडीशन है, ठीक है। अगर नॉर्मल है तो यानी कि आप नॉर्मल हो, कोई डिजीज़ प्रेजेंट नहीं है। आइडेंटिफाई द यूज़ ऑफ मेडिसिन सच एज कॉन्ट्रासेप्टिव स्टेरॉइड्स NSAID, क्योंकि इन जो ये वाली जो मेडिसिन है कॉन्ट्रासेप्टिव स्टेरॉइड्स NSAID, इनसे भी क्या हो सकता है? आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, ये आपने रिस्क फैक्टर्स में पढ़ा था पीछे, ठीक है। देन मॉनिटर वाइटल साइंस रेगुलरली, क्योंकि हार्ट रेट BP अगर आप मॉनिटर करोगे तो बड़ा हुआ मिलेगा हाइपरटेंसिव पेशेंट में, तो वाइटल साइंस आपको फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करना है, स्पेशली जो हाइपरटेंशन के पीक पे होता है ना पेशेंट्स, उनका हर एक घंटे में BP लिया जाता है। प्रोवाइड डाइट विच इज लो इन सोडियम एंड रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। लो इन सोडियम क्योंकि आपका सोडियम रिटेंशन हो रहा है ना बॉडी में बहुत ज़्यादा, इस वजह से आपका हाइपरटेंशन हो रहा है, ठीक है। तो सोडियम क्या होना चाहिए? डाइट कम, नमक कम खाना है, और फ्रूट्स और वेजिटेबल ज़्यादा खाना है। मॉनिटर द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल फ्रीक्वेंसी, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़रूरी होता है आपके हार्ट को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए, प्रॉपर हार्ट रेट होने के लिए,
ठीक है, प्रॉपर्ली आपके हार्ट को वर्क करने के लिए कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़रूरी होता है, वरना आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, अथेरोस्क्लेरोसिस सुना होगा आपने, वो हो सकता है। प्लाक बन जाती है, आपकी आर्टरीज नैरो हो सकती है, जिससे आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड ये था आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइपरटेंशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक माई कंटेंट सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।